फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ 4 मनोवैज्ञानिक एक साथ, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर और थॉर्नडाइट। इसकी थ्योरी के साथ साथ आप क्वेश्चन भी इनमें सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आया हूँ जीन पियाजे की थ्योरी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल टीचिंग एग्जाम। तो शुरू करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है, जो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक विभिन्न 4 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, मीन संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। दूसरी अवस्था जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के लिए है। चौथी और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से आगे के लिए है। अब हम देखते हैं इन चारों चरणों में, संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कि किस चरण में क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। द सेंसरी मोटर स्टेज मीन संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था में द लर्न थ्रू द सेंसेस एक्शन एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव परमानेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव इज लर्न हियर। द सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर्स की है। इसमें सबसे ज़्यादा है स्कीमा फॉर्मेशन, दूसरा है रिफ्लेक्स एक्शन, तीसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस, चौथा है सेंसेस आर द टीचर। प्री ऑपरेशनल स्टेज मीन्स 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग सिम्बॉलिकली एंड इरिवर्सिबिलिटी, इगोसेंट्रिक एंड एनिमीज मीन्स दी गुड्डा गुड़िया को एक लाइव समझना। इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज पर होता है। इन सबको एकदम याद कर लीजिए किसमें क्या है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, लॉजिकल थिंकिंग है, रिवर्सिबिलिटी है, क्लासिफिकेशन है एंड कंजर्वेशन है। दी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मीन्स आपकी 11 से आगे की अवस्था। इसमें क्या हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, इंडक्टिव थिंकिंग है, साइंटिफिक रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग है। ये चारों चरणों में जो ये वर्ड हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला देखते हैं एसिमिलेशन एंड एक्मोडेशन। एसिमिलेशन एंड एक्मोडेशन में क्या अंतर है। एसिमिलेशन क्या है, यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा एड द न्यू इन्फॉर्मेशन। वेयर द एक्मोडेशन, द एग्जिस्टिंग स्कीमा में आप कुछ मॉडिफिकेशन करके एक नया स्कीमा डेवलप करते हैं, जिसे कहते हैं एक्मोडेशन। तो एसिमिलेशन और एक्मोडेशन का एक क्वेश्चन 100% श्योर रहता है, तो इनको देख लीजिएगा कि एसिमिलेशन आप अपने स्कीमा में, एग्जिस्टिंग स्कीमा में नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, जबकि एक्मोडेशन में क्या है, आप एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और जब एक नया स्कीमा बनाते हैं। चलिए हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं एक्मोडेशन को, कि एक बच्चा है जिसको एक हॉर्स घोड़ा दिखाई देता है, उसको घोड़ा समझ में आता है। थोड़ी देर बाद उसको एक जेब्रा दिखाई देता है, उसके भी 4 पैर होते हैं, उसको भी बच्चा घोड़ा ही बोलता है। जब उसकी टीचर ने उसको कहा ये घोड़ा नहीं जेब्रा है, तो उसने अपनी स्कीमा में मॉडिफिकेशन किया। अब बच्चा घोड़ा और जेब्रा को अलग अलग एक स्कीमा में सेट कर लेता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। नंबर 1 अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, दूसरा भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, तीसरा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, चौथा निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बच्चा 0 से 2 वर्ष के उसमें सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, सबसे ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं या घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है। पहला ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था, चौथी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, ये सब उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से तीसरी अवस्था है 7 से 12 वर्ष की अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना संशोधित किया जाता है कहलाती है। 1 प्रत्यक्षकरण, 2 समावेशन, तीसरा समायोजन, चौथा स्कीमा। इसका राइट आंसर है समायोजन मीन्स एक्मोडेशन, जिसमें हम प्रीवियस स्कीमा में कुछ संशोधन करके नई स्कीमा डेवलप करते हैं। जय हिंद, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। आया हूँ एडवर्ड थॉर्नडाइट की थ्योरी, जिसे प्रयास एंड त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं प्रत्ययन भूल का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड थ्योरी। फैक्ट, एडवर्ड थॉर्नडाइट के बारे में, जन्म 1874। He is famous psychologist. His work on the learning theory that lead to the development of the operant conditioning within the behaviorism. Skinner's theory on operant conditioning is also built on the idea of Edward Thorndike. अब हम देखेंगे Thorndike की trial and error learning theory. It is based on the attempt of learn and solve the problem by trying the alternate possible method to find the correct solution or a desired outcome is achieved. It usually involve the attempts, errors, motivation, exploration, and reward. The reward give the multiple attempt to get the desired outcome. Thorndike trial and error theory. Thorndike is generally considered to have been the foremost educational psychologist not only in the United States but the world. His contribution to research and theory in the field of the learning and genetic psychology, testing and social psychology. थॉर्नडाइट ने अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी को कैट पर किया है। एक बुकी कैट को एक पजल बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में 2-3 लीवर होते हैं और लीवर ऑपरेट करने से उसको फूड मिलता है। बिल्ली द्वारा लीवर को प्रेस करना एक ट्रायल एंड एरर का मेथड है, जिसके थ्रू वो लीवर तक पहुंचती है, वो मल्टीपल ट्रायल करती है और उसको फूड मिलना एक मोटिवेशन है, एक ऑपरेंट है, जिसके थ्रू वो उस प्रयास के थ्रू लीवर को प्रेस करती है। ये लर्निंग बिहेवियर है ट्रायल एंड एरर के द्वारा। ये जब धीरे धीरे बिल्ली को आभास हो जाता है कि ये लीवर प्रेस करने से फूड मिलता है, तो उसके एक लर्निंग पैटर्न डेवलप होता है। उस ट्रायल एंड एरर के द्वारा एक बिहेवियर डेवलप होता है कि लीवर प्रेस करने से फूड मिलता है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। एडवर्ड थॉर्नडाइट थ्योरी
एक्सप्लेन हाउ द लर्निंग अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। दी बिल्ली द्वारा मल्टीपल प्रयास द्वारा लीवर को प्रेस करना और फूड प्राप्त करना, ये ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है, इसके थ्रू एक लर्निंग डेवलप होती है। इस डायग्राम में ट्रायल एंड एरर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि द लीवर प्रेसिंग फर्स्ट टाइम वाज द एक्सीडेंटली, मींस अचानक से होता है। जब मल्टीपल प्रयास किए जाते हैं बिल्ली के द्वारा, तब उस मल्टीपल प्रयास के बाद एक मल्टीपल अनसक्सेसफुल इवेंट के बाद एक सक्सेस या चांस ऑफ सक्सेस मिलता है, तो उससे एक बिहेवियर, एक लर्निंग डेवलप होती है और वो एक्शन बार बार रिपीट होता है, जिसके थ्रू लीवर ऑपरेट होता है। और लीवर ऑपरेट के बाद उसको फूड मिलना एज रिवार्ड, इट मोटिवेट हिम टू प्रेस लीवर अगेन एंड अगेन। दिस इज द ट्रायल एंड लर्निंग मेथड टू लर्न ए पर्टिकुलर बिहेवियर बाय ट्रायल एंड एरर। अब हम देखेंगे कि थॉर्नडाइट के लर्निंग लॉज अब कौन कौन से हैं। कुछ मुख्य हैं, कुछ गौड़ लॉज हैं। थॉर्नडाइट के लर्निंग लॉज टोटल 8 लॉज हैं, 3 मुख्य हैं, 5 गौड़ लॉ हैं। थॉर्नडाइट के मुख्य 3 लर्निंग लॉज, पहला है तत्परता का नियम, मीन्स लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स द फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द लर्नर। इसको लॉ को कहते हैं सीखने की लालसा, उसमें आपको फिजिकली और मेंटली अपने आप को अवेलेबल रखना होगा सिचुएशन के लिए। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मीन्स प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, द इनकरेज एंड रिपीटिशन ऑफ द एक्वायर्ड स्किल। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, मीन्स द पॉजिटिव आउटकम, द रिपीट बिहेवियर, द इमोशनल रिएक्शन ऑफ द लर्नर, ऑल दीज कम्स अंडर लॉ ऑफ इफेक्ट। आगे इन तीनों लॉ को हम डिटेल में देखेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस, द लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन द पर्सन इज प्रिपेयर्ड टू लर्न, द रेडीनेस फैसिलिटेट द स्ट्रेंथिंग ऑफ द कनेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, द प्रैक्टिस स्ट्रेंथन द लर्निंग। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मेन थीम है द प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, मींस जब हम कोई रिस्पांस, कुछ अचीव या कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो उस सेटिस्फैक्शन से हमें एक स्ट्रेंथन मिलती है, दैट इज द रिस्पांसेस फॉलोड बाय द सेटिस्फैक्शन और द स्ट्रेंथन। डाइट ने अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली और उद्दीपन के लिए मछली का उपयोग किया। प्रयास एंड त्रुटि के सिद्धांत, जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, इसको और कई नामों से जानते हैं। इसको एसआर बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। प्रयत्न नियम भूल का सिद्धांत कहते हैं, इसको आवृत्ति बार बार का सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, जिसे एसआर थ्योरी कहते हैं। इसे अधिगम का वंद सिद्धांत कहते हैं, इसको संयोजनवादी सिद्धांत कहते हैं, इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। इस तरह से ट्रायल एंड एरर थ्योरी को मल्टीपल नेम से जाना जाता है। डाइट ने लॉ ऑफ लर्निंग के 8 नियम बताए हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं, 5 गौड़ हैं। 3 मुख्य कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। 5 गौड़ नियम है, इनमें से है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंतरिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। अब हम देखेंगे थॉर्नडाइट के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। एक है कि बड़े व मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है। इससे धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है, सफलता के प्रति आशा बढ़ती है, कार्य की धारणा स्पष्ट होती है, शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती है, गणित, विज्ञान या सामाजिक शास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी है, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है, भाषा में शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। थॉर्नडाइट के प्रयास एंड त्रुटि के सिद्धांत मींस ट्रायल एंड एरर थ्योरी को और किन नामों से जाना जाता है? इससे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सहसंबंधवाद का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। थॉर्नडाइट के 8 नियम हैं, इनको 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, मुख्य नियम एंड गौड़ नियम। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं और गौड़ नियम में 5 नियम आते हैं। टोटल 8 नियम हैं। थॉर्नडाइट के 3 मुख्य नियम हैं, कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइट के 5 गौड़ नियम कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, सहचार्य परिवर्तन का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। अब हम देखते हैं थॉर्नडाइट की प्रमुख पुस्तकें। एक है एजुकेशन साइकोलॉजी, सेकंड है एनिमल इंटेलिजेंस, तीसरी है द साइकोलॉजी ऑफ द लर्निंग, फोर्थ है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फिफ्थ है फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, 6 है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? तो राइट आंसर है थॉर्नडाइट। थॉर्नडाइट ने ही सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किया। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस पर बल देता है? राइट आंसर है करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइट का प्रयास एंड त्रुटि का सिद्धांत किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है? राइट आंसर है गणित और विज्ञान विषय के लिए। नेक्स्ट है थॉर्नडाइट के बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो राइट आंसर है थॉर्नडाइट का सिद्धांत। नेक्स्ट है एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है थॉर्नडाइट। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थॉर्नडाइट थ्योरी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम एक मुख्य नियम है? जैसा कि थॉर्नडाइट ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है। ए बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा सहचर्य परिवर्तन का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम। हमने अभी देखा था कि मुख्य 3 नियम है, इसमें से ए, बी और डी तो गौड़ नियम है, मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ए सीखने का तत्परता का नियम, बी सीखने का प्रभाव नियम, सी सीखने का सादृश्यता का नियम मीन्स लॉ ऑफ एनोलॉजी, डी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। राइट आंसर इज सीखने का सादृश्यता का नाम मीन्स लॉ ऑफ एनोलॉजी मीन्स पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को लिंक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थॉर्नडाइट के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है ए उद्दीपन अनुक्रिया, बी क्रिया प्रसूत, सी अंतर्दृष्टि, डी आकृतिकरण। राइट आंसर इज उद्दीपन अनुक्रिया मीन्स आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन थॉर्नडाइट के सीखने के नियम के अनुसार गौड़ नियम में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए बहु अनुक्रिया का नियम, बी आंशिक क्रिया का नियम, सी मानसिक स्थिति का नियम, डी प्रभाव का नियम। राइट आंसर इज प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये मुख्य नियम है, गौड़ नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन क्या है?
ए अभ्यास द्वारा गणित, नृत्य, संगीत, टंकण आदि सीखने में सिद्धांत उपयोगी है। बी यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। सी छोटे बच्चों में आदतें, दृष्टिकोण और रुचियों के विकास में यह सिद्धांत सहायक है। डी मंदबुद्धि बालकों का अधिगम इस सिद्धांत द्वारा किया जाता है। इन सब में सबसे आलोचनात्मक जो है बी है। यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति को, रटना जहाँ गया वहाँ आलोचनात्मक है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थॉर्नडाइट के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया है? ए प्रेरणा का, बी लक्ष्य का, सी सफलता का, डी चालक। इसमें सबसे राइट आंसर है डी, चालक मीन्स ड्राइवर है, जिसके द्वारा बिल्ली बार बार प्रयास करती है, ये ड्राइवर है, चालक। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन करते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्धांत है। ए थॉर्नडाइट का सिद्धांत, बी हल का सिद्धांत, सी पावलोव का सिद्धांत, डी कोहलर का सिद्धांत। इसमें सबसे अच्छा है थॉर्नडाइट का सिद्धांत, क्योंकि धीमी गति के बच्चों को बार बार लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस के द्वारा धीमी गति के बालक को तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइट को अपने प्रयोग में बिल्ली को जिस पिंजड़े में रखा था उसे किस नाम से जाना जाता है? ए पजल बॉक्स, बी जेल, सी कारखाना, डी घर। राइट आंसर इज पजल बॉक्स। थॉर्नडाइट ने बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारी क्रिकेट की टीम सदैव विजेता रही है, लेकिन परीक्षा पास होने के कारण टीम को हारना पड़ा। यह कथन कौन से नियम को दर्शाता है? ए अभ्यास का नियम, बी बहुप्रतिक्रिया का नियम, सी तत्परता का नियम, डी प्रभाव का नियम। इसमें सबसे अच्छा है प्रयास का नियम, अभ्यास का नियम। परीक्षा पास होने के कारण अभ्यास नहीं किया गया, इसलिए उन्हें हारना पड़ा। और बाकी इसमें प्रभाव और तत्परता और बहुप्रतिक्रिया का कोई नियम नहीं है, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक चोर अनेक चाबियों के माध्यम से ताला खोलने का प्रयास करता है, तो थॉर्नडाइट का कौन सा नियम होगा? ए तत्परता का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी बहुप्रतिक्रिया का नियम, डी अभ्यास का नियम। इसमें भी चोर अनेक चाबियों से प्रयास करता मीन्स अभ्यास करता है, वो ट्राई करता है, तो इसमें सबसे अच्छा आंसर है अभ्यास का नियम। इसमें तत्परता प्रभाव प्रतिक्रिया का कोई मिलान नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा इसका आंसर है डी, अभ्यास का नियम। आप सब लोग आज मैं लेके आया हूँ बीएफ स्किनर की थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। ये क्रियाप्रसूति अनुबंध नियम है, यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम डिटेल में देखते हैं क्रियाप्रसूति अनुबंधन का शिक्षा में महत्व। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है तथा उद्दीपन नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। इस सिद्धांत से सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके शिक्षा इस विधि का प्रयोग करके जीवन में गति और सफलता दोनों प्राप्त की जा सकती है। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है, वो संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। इसमें पुनर्बलन इन रीइंफोर्समेंट को बल मिलता है और अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। स्किनर ने अपने प्रयोग में चूहे और कबूतरों का प्रयोग किया। उसने चूहों को एक विशेष व्यवहार सिखाने के लिए उनकी क्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह हम देखते हैं कि पुनर्बलन दो तरह का है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आपको दोबारा कार्य करने के लिए उत्साहित करता है, नकारात्मक को कार्य करने से रोकता है। तो चूहा अनुक्रिया करता है और भोजन उसका पुनर्बलन है, मतलब रीइंफोर्समेंट है। इस तरह हम देखते हैं कि ऑपरेट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के रूप में होती है। रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन, पनिशमेंट टू अवॉइड मींस उसे दंड देना कि वो कार्य ना करे, तो रीइंफोर्समेंट उसको बार बार करने के लिए प्रेरित करती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। टू वे टू रीइंफोर्स ये पुनर्बलन पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पनिशमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से आपको किसी भी चाइल्ड या बालक को उसके करेक्ट बिहेवियर की तरफ चेंज करने के लिए होती है। अब हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से स्किनर को और डिटेल समझते हैं। स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। विज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसका कथन है? ये बीएफ स्किनर का कथन है। मित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किस पर आधारित है? क्रियाप्रसूति अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। क्रियाप्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत के नाम से। क्रियाप्रसूति अनुबंधन सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा क्या है? ये पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, वो अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है क्रियाप्रसूति अनुबंधन। मानव व्यवहार एवं अनुभवों के संबंध निष्कर्षों का शिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर का। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? उत्तर सी एल हल। पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया है? उत्तर है स्किनर ने। क्रमित अधिगम में संपत्ति निर्माण में किस विचार का योगदान है? उत्तर है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का। बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। इससे बालक की सफाई से और सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। ये कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? क्रियाप्रसूति अनुबंधन। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी बुक है? राइट आंसर है स्किनर की। दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? ए उत्तर है क्रियाप्रसूति अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। स्किनर ने चूहे या कबूतरों का प्रयोग कब किया? चूहे 1938 और कबूतरों पर 1943 में प्रयोग किया। ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर एस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत दिया है किसने? ए थॉर्नडाइट ने, बी स्किनर ने, सी पावलोव ने, डी वर्दीमर ने। तो आर एस थ्योरी जिसका प्रतिपादन किया है स्किनर ने, तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, स्किनर के अधिगम सिद्धांत के उपनाम है? ए ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, बी सक्रिय अनुबंधन, बी नैमित्तिक अनुबंधन, डी सभी। इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, ये सभी है स्किनर के अधिगम सिद्धांत के उपनाम, तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4, स्किनर का क्रियाप्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत का और किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर है क्रियाप्रसूति अनुबंधन सिद्धांत। इसके और किस नाम से जाना जाता है? इसको क्रियाप्रसूति सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, आर एस सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, आर एस थ्योरी, आर टाइप थ्योरी, क्रियात्मक क्रियाप्रसूति सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, क्रियाप्रसूति अधिगम सिद्धांत आदि नामों से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रियाप्रसूति अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन है? ए अनुक्रिया ऐच्छिक होती है, बी प्राणी निष्क्रिय होता है, सी सहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, डी एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। इसका राइट आंसर होगा प्राणी निष्क्रिय नहीं होता है, असत्य है, क्योंकि प्राणी सक्रिय होगा तभी वो ऐच्छिक क्रियाएं और वो करेगा। तो अनुक्रिया ऐच्छिक होती है, प्राणी सक्रिय होता है इसमें, तो राइट आंसर इसका बी है।
करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बीएफ स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? ए कार्यात्मक, बी संज्ञात्मक, सी प्रयोगवादी, डी व्यवहारवादी। तो इसका राइट आंसर है व्यवहारवादी, डी। क्वेश्चन नंबर 8। जान के माता पिता उसे हर बार कपड़ा धुलने पर पूरा काम करने के लिए भत्ते के लिए $5 देते हैं। किस प्रकार के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का उदाहरण है? ए निश्चित अनुपात, बी परिवर्तनीय अनुपात, सी चर अंतराल, डी निश्चित अंतराल। तो ये एक निश्चित अंतराल का है उदाहरण, तो राइट आंसर है डी निश्चित अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं थी? ए नकारात्मक सजा, बी सकारात्मक सजा, सी सकारात्मक शुद्धिकरण, डी प्लेसबो। तो इसका राइट आंसर है डी प्लेसबो। प्लेसबो का स्किनर में कोई यूज नहीं था, नकारात्मक सकारात्मक सजा थी, तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अनुबंधित तथा अनानुबंधित उद्दीपन एक साथ किसमें दिए जाते हैं? ए क्रिया प्रसूति अनुबंधन, बी सहकालिक अनुबंधन, सी ऐच्छिक अनुबंधन, डी सभी। इसका राइट आंसर होगा सहकालिक अनुबंधन, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्रिया प्रसूति अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? ए मानसिक, बी शारीरिक, सी ऐच्छिक, डी सामाजिक। इसका राइट आंसर होगा ऐच्छिक, क्योंकि क्रिया प्रसूति अनुबंध में व्यक्ति का व्यवहार ऐच्छिक होता है, ना कि शारीरिक, मानसिक, ना कि सामाजिक। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12। भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है? ए सामाजिक पुनर्बलन, बी धनात्मक पुनर्बलन, सी ऋणात्मक पुनर्बलन, डी क्रियात्मक पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक पुनर्बलन, क्योंकि भोजन, पैसा, प्रशंसा ये पॉजिटिव है, तो ये सब धनात्मक पुनर्बलन है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कौन से पुनर्बलन प्रणाली को पलायन तथा परिहार के अनुक्रिया सिखाते हैं? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी क्रियात्मक, डी पलायनवादी पुनर्बलन। इसका राइट आंसर होगा प्राणी का पलायन है तो ऋणात्मक होगा, मीन्स दूर हो रहा है, आगमन होता है तो ये पॉजिटिव हो सकता था, तो पुनर्बलन प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं तो ऋणात्मक होगा, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी पाठ सिखाने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसे कहते हैं? अनुकूल अंतराल, बी प्रतिकूल अंतरण, सी शून्य अंतरण, डी धनात्मक अंतरण। इसका राइट आंसर हो गया शून्य अंतरण, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने के बाद गणित सीखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मीन्स दोनों का कोई संबंध नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा सी शून्य अंतरण। क्वेश्चन नंबर 15। संस्कृत सिखाने के बाद हिंदी सिखाना सरल हो जाता है, तो यह किस अधिगम की श्रेणी में आता है? ए धनात्मक अंतरण, बी सहायक अंतरण, सी पूरक अंतरण, डी उत्तरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा धनात्मक अंतरण, क्योंकि संस्कृत सीखने के बाद हिंदी में इसको सहायता मिल रही है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है, इसका कारण है? शारीरिक असक्तता, बी मानसिक असक्तता, सी अधिगम असक्तता, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा सी अधिगम की असक्तता, क्योंकि इसको पढ़ने, लिखने, बोलने आदि में कठिनाई है, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17। सीखने की प्रक्रिया में होता है? ए व्यवहारिक परिवर्तन, बी अनुभव, सी अभ्यास, डी सभी। राइट आंसर होगा ए व्यवहार परिवर्तन, क्योंकि सीखने से व्यवहार परिवर्तन होता है, ना कि अभ्यास होता है इससे, तो राइट आंसर इज ए व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18। स्किनर ने प्रयोग किया? ए कुत्ते पर, बी चिंपैंजी पर, सी बंदर पर, डी चूहा और कबूतरों पर। इसका राइट आंसर है डी, स्किनर ने चूहा और कबूतरों का प्रयोग किया, राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19। क्रिया प्रसूति अनुबंधन के जनक के रूप में किसे जानते हैं? ए एडवर्ड, बी गेट्स, सी थॉर्नडाइट, डी स्किनर। इसका राइट आंसर है डी स्किनर। स्किनर क्रिया प्रसूति अनुबंधन के जनक के रूप में जाना जाता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट। वाइगोत्स्की, आज इनका जो सोशल सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे। जहाँ कहीं भी आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी आ जाए, या स्कैफोल्डिंग आ जाए, या प्राइवेट स्पीच आ जाए, या कल्चरल टूल आ जाए, या सोशल इंटरेक्शन आ जाए, तो वहाँ वाइगोत्स्की जरूर आते हैं। ये सोशल टर्म्स हैं वाइगोत्स्की के, तो इनको अपने जहन में बैठा लीजिएगा। अगला देखते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या है? व्हाट कैन लर्नर डू? लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली और हैव ए मास्टर ऑफ दैट स्किल, और ही कैन नॉट डू एनीथिंग विद इवन विद द हेल्प ऑफ, तो उसको स्कैफोल्डिंग की मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ही कैन डू विद गाइडेंस, मींस किसी की हेल्प की सहायता से, गाइडेंस की सहायता से वो काम कर सकता है। जैसे हम किसी बच्चे को साइकिल, जब शुरू में साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पीछे से पकड़ते हैं, ताकि वो स्कैफोल्डिंग है जिसके थ्रू वो काम करता है। तो हम किसी दूसरे, एक ऐसा जोन है जहाँ पे आप किसी गाइडेंस या हेल्प से कोई काम करते हैं, तो वो जो जोन है उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। उसमें क्या मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, या इसका होल्डिंग का सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं व्हाट कैन बी विद गाइडेंस और लर्निंग इज हैपनिंग। अगला देखते हैं कि इसमें क्या क्या है वाइगोत्स्की की लर्निंग थ्योरी में। क्रिटिकल प्रिंसिपल है वाइगोत्स्की के। क्रिटिकल प्रिंसिपल क्या है? सोशल मतलब इंटरेक्शन एंड द लर्निंग, एंड स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अभी देख ही चुके हैं। द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन द लर्निंग, लर्निंग एज ए टूल ऑफ फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये पांचों क्रिटिकल प्रिंसिपल हैं वाइगोत्स्की को, इनको ध्यान दीजिएगा और उनको अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कल्चरल इन्फ्लुएंस, लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन। तो ये वाइगोत्स्की के क्रिटिकल लर्निंग थ्योरी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक्चुअली व्हाट कैन आई डू ऑन माय ओवन, और इसके और बियॉन्ड माय रीच के बीच में एक जोन पड़ता है जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। में जो मैं कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, उसके बीच में एक ऐसी गैप है जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको मैं हेल्प की सहायता से, दूसरे की हेल्प की सहायता से, या मोर नॉलेजेबल पर्सन के बीच में उसका एक्सपीरियंस लेकर के हम उस कार्य को कर सकते हैं। जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मीन जिसके थ्रू हम अपने उस जो इनकेपेबिलिटी है उसको, उस कार्य को कर सकते हैं। तो इस जोन को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जो मैं कर सकता हूँ और जो नहीं कर सकता हूँ उसके बीच के गैप। वाइगोत्स्की की कुछ थ्योरी देखते हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी जिसे कहते हैं, जिसे जेडपीडी के नाम से भी हम जानते हैं, कि सिद्धांत के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर इमिटेशन मीन अनुकरण करने के माध्यम से सीखता है। मीन किसी दूसरे को देखता है, उसका अनुकरण करके वो सीखता है। इसे बाल समाज के लिए अंतःक्रिया में स्वयं का विकास के लिए जाना जाता है। संज्ञात्मक विकास के लिए 3 मूल तत्व दिए हैं वाइगोत्स्की ने। तो इस तरह से हमने देखा कि सोशल कल्चर थ्योरी जहाँ पर आ जाए वहाँ पे हम वाइगोत्स्की को याद करते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देख लिया, अब हम देखते हैं कि वो 3 संज्ञात्मक मूल तत्व क्या है। एक सामाजिक अंतःक्रिया मीन सोशल इंटरेक्शन, दूसरा क्या है लैंग्वेज, तीसरी है कल्चर। जेडपीडी एक व्यक्ति को इस तरह की आवश्यकता को जन्म देता है कि मीन जहाँ पे वो कार्य नहीं कर सकता और
और जो कर सकता है उसके बीच का जो स्तर वो उसको जेडपीडी के नाम से जानते हैं। ये कैसे दूर किया जा सकता है इसको, मतलब वो कैसे प्राप्त किया जाता है? मोर नॉलेजेबल पर्सन एमकेडी, या हम इसके फोल्डिंग जिसे कहते हैं मचान, या उसकी सहायता से हम उस जोन अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट को मतलब कवर कर सकते हैं या उसको गैप को पूरा कर सकते हैं। वाइगॉट्सी एक सामाजिक सिद्धांत है, सोशल कल्चर थ्योरी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ये बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनके सामाजिक मेलजोल संस्कृत और भाषा से प्रभावित होता है। मतलब इनका जो सोशल कल्चर थ्योरी है जो बच्चों के संज्ञानात्मक सामाजिक और इससे प्रभावित होती है। वाइगॉट्सी के अनुसार बच्चे समाज के अनुभवी लोग हैं जो माता पिता शिक्षक से बातचीत करके अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, न कि केवल अकेले। वाइगॉट्सी ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत को हिंदी में विस्तार से समझाया। मीन बच्चे जो है अंतःक्रिया में समाज से, बच्चे माता पिता से इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं, वो अकेले नहीं सीखते हैं। तो वाइगॉट्सी के इसीलिए सोशल कल्चर थ्योरी दिया गया है ना, क्योंकि वो समाज से ही सीखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी विशेषताएं वाइगॉट्सी की। मीन सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, बच्चे अपने आसपास के लोगों जैसे परिवार, शिक्षक, अपने मित्र आदि से बात करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। संस्कृत का महत्व, बच्चे अपने सोचने के व्यवहार तरीके को आकार देते हैं इस तरह से। और क्या करते हैं कि भाषा का महत्व, कि भाषा संचार का एक उपकरण है और साथ ही चिंतन और योजना और समस्या समाधान जैसी मानसिक क्षमताओं को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से सामाजिक क्रिया संस्कृति, समाज और भाषा सबका डेवलपमेंट करती है। तो आगे हम देखते हैं भाषा का महत्व, भाषा संचार का एक उपकरण है, लेकिन साथ ही साथ चिंतन, योजना और समस्या समाधान जैसी मानसिक क्षमताओं को विकसित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। जेडपीडी क्या है, एक बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसके बीच के जो गैप को जो जेडपीडी कहते हैं, और इसे इसके फोल्डिंग या एमकेओ के द्वारा दूर किया जाता है। ये निकटवर्ती जेडपीडी का क्या है कि वो अंतर को दर्शाता है जो बच्चा बिना किसी मदद के सीख सकता है और जो किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से सीखता है। इसका फोल्डिंग क्या है, एक तकनीक है जिसके द्वारा शिक्षा के कोई बड़ा व्यक्ति को अस्थायी मदद देता है और वो कार्य करने में सफल होता है। एमकेओ क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, मीन कोई बच्चा यदि व्यक्ति से किसी बड़े व्यक्ति से कुछ अधिक ज्ञान रखता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है तो उसके कौशल और समझ को बढ़ाया जाता है। मीन्स ये एमकेओ पर्सन के साथ इंटरेक्शन करके, तो इसे कहते हैं एमकेओ। मैंने अभी तक ले वाइगॉट्सी की थ्योरी देखी है, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वाइगॉट्सी के अनुसार भाषा क्या है? ए की संज्ञानात्मक विकास के लिए कोई भूमिका नहीं है, बी संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, सी संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, डी संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। तो इसका राइट आंसर है बी, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। तो एक का है बी, वाइगॉट्सी के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, बी। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यार्थी को संकेत या इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रिया का मॉडल करना, किसके उदाहरण है? एक अनुकूलन, बी अविलंबित अनुसरण, तीसरा रटकर स्मरण, चौथा इसका फोल्डिंग। तो किसी विद्यार्थी को इशारे से कुछ या सोचने की प्रक्रिया का मॉडल करने, ये क्या है? आप किसी उसको सोचने या उसको सहारा दे रहे हैं, तो ये सहारा किस में होता है? इसका फोल्डिंग में। तो इसका राइट आंसर है डी, इसका फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3, यह विचार है कि बच्चों को सीखने में उनके संस्कृत संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया? ए हावर्ड गार्डनर, बी लॉरेंस कोलबर्ग, सी पियाजे, डी ले वाइगॉट्सी। तो ये विचार किसने दिया? सांस्कृतिक संदर्भ में उनकी सहायता या मार्गदर्शन देना, ये वाइगॉट्सी का है। तो राइट आंसर इज डी, वाइगॉट्सी। क्वेश्चन नंबर 4, ले वाइगॉट्सी के सिद्धांत में ये योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवाल का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है तथा सवाल को हल करने में प्राथमिक चरण बताती है ताकि वो दी गई समस्या के समाधान खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, तथा क्या कहलाती है? ए इसका फोल्डिंग, बी एनालॉगी, सी मैचुरेशन, डी समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी अध्यापिका द्वारा हेल्प करना है। मीन ना तो एनालॉगी है, ना मैचुरेशन है, ना सोशलाइजेशन है, इसे कहते हैं इसका फोल्डिंग। मीन एक सहारा देना, तो इसका राइट आंसर है ए। मीन जब किसी को सहारा देते हैं, कुछ कार्य करने में उसको मदद करते हैं, तो इसे कहते हैं इसका फोल्डिंग। तो इसका राइट आंसर है ए, इसका फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगॉट्सी के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए पुरस्कार एवं दंड, बी सांस्कृतिक उपकरण, तीसरा समान योग्यता समूह निर्माण, डी अग्रिम आयोजक। वाइगॉट्सी ने सामाजिक चिंतन, सामाजिक उपकरण को ही चिंतन और अधिगम विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी सांस्कृतिक उपकरण, मीन्स कल्चरल टूल्स। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या है? ए सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है, बी चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है, सी अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है, डी अधिगम की प्रक्रियाओं का अवरोध करती है। तो इसमें एक ही है पहला जो पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर है एक, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगॉट्सी के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए, इसका फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए, बी अनुकूलन मीन्स इंश्योर कंडीशनिंग सुनिश्चित करना चाहिए, सी ऑफर रिवार्ड मीन्स इनाम देना चाहिए, डी गिविंग पनिशमेंट को सजा देनी चाहिए। तो वाइगॉट्सी के अनुसार बच्चों को सहायता मीन्स सहायता प्रदान करनी चाहिए, बाढ़ प्रदान करनी मीन्स प्रोवाइडिंग इसका फोल्डिंग। इसका तो राइट आंसर है ए, प्रोवाइडिंग इसका फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वो बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। इस नेहा की कद में बदलाव को कहा जाता है? एक बाढ़, दूसरा वृद्धि, तीसरा सीखना, चौथा है अनुकूलन। ना तो इसका फोल्डिंग होगी, ना सीखना होगा, ना बाढ़ होगा। इसका राइट आंसर है वृद्धि, बी ग्रोथ। राइट आंसर इज बी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों की जोड़ीदार प्रदत्त करता समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है? ए निष्क्रिय अधिगम, बी सहयोगात्मक अधिगम, सी कंठस्थीकरण आधारित अधिगम, चौथा निर्देश आधारित अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। तो 9th का है बी, क्योंकि इसमें जोड़ीदार बनाकर और चर्चा भाग ली जा रही है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाइगॉट्सी के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने में कम से कम अवसर देने चाहिए, बी सांस्कृतिक दृष्टिकांतों का उपयोग सहित करना चाहिए, सी विद्यार्थियों को उनकी अधिगम गुणों की प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए, डी अधिगम को समुक्त करने के लिए पुरस्कार एवं दंड प्रावधान करना चाहिए। राइट आंसर होगा सी, विद्यार्थी को उसके अभीष्टम गुणों को प्राप्त करने के लिए सहयोग देना चाहिए, मीन्स प्रोवाइड इसका फोल्डिंग टू सभी स्टूडेंट टू रीच देयर बेस्ट पोटेंशियल। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे अधिक समझ का ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, अधिगम का ये सिद्धांत द्वारा दिए गए दृष्टिकोण से सही है? ए ले वाइगॉट्सी सामाजिक संस्कृत सिद्धांत, बी जीन पियाजे का सामाजिक संस्कृत, सी सिगमंड फ्रॉइड का मनोवैज्ञानिक, डी फ्रॉइड स्किनर का व्यवहारवादी। तो राइट आंसर है ए, ले वाइगॉट्सी का सामाजिक सिद्धांत। वाइगॉट्सी ने जेडपीडी के लिए इसका फोल्डिंग और एमकेओ मीन्स मोर नॉलेजेबल, तो इसमें मोर नॉलेजेबल पर्सन का जिक्र हुआ, तो इसमें ले वाइगॉट्सी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, लिखित में कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के विश्वास का समर्थन नहीं करता है? इसमें नहीं ढूंढना। ए, बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बी, शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों को उनकी सोच की विसंगतियों से अवगत कराएं। सी, शिक्षकों को बच्चों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। डी, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो इसमें निष्क्रिय भूमिका नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य से ये गलत है, क्योंकि उसको निष्क्रिय भूमिका नहीं, वो सक्रिय भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को क्या सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए? इसका क्या होगा? ए, मोबाइल एंड मूवेबल। बी, मोबाइल एंड फिक्स। सी, डिक्टेटर एंड फिक्स। डी, डिक्टेटर एंड मूवेबल। तो इसमें क्या होगा? गतिशील और उन्हें खिसकाया जा सके, मीन्स फ्लेक्सिबल हो और यस होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 14, लेवी-गोट्ज़ी के सिद्धांत के अनुसार स्वभाव जिसे कहते हैं को हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है, वो क्या कहलाता है तथा उसे क्या किया जाना चाहिए? ए, निजी संवाद प्रोत्साहित करना चाहिए। बी, आत्मकेंद्रित संवाद प्रोत्साहित करना चाहिए। सी, निजी संवाद हतोत्साहित करना चाहिए। डी, आत्मकेंद्रित हतोत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर है निजी संवाद और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर है ए। मीन्स ये कह रहा है कि हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देता है निजी संवाद, उसे निजी संवाद करते देता है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब एक शिक्षिका एक बच्चों को व्याख्यान देने की बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तो वो मदद कहलाती है? एक, स्कैफोल्डिंग। बी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। सी, कंडीशनिंग। डी, रीइंफोर्समेंट। तो इशारे करके भी सहारा देना था कि उत्तर सही से बता पाए, तो इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। मीन्स मचान जिसे कहते हैं पहाड़, जिसे सहारा देकर। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16, लेवी-गोट्ज़ी के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने ही अधिक योग्य व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? ए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सी, सुसाधित होता है। डी, घटती है। तो ये क्या है कि फैसिलिटेट करता है, कह रहे हैं मोर नॉलेजेबल MKO, तो उससे क्या उसका ज्ञान वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर है सी, सुसाधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संरचनावाद का सिद्धांत है। ए, सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है तथा उसे संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। बी, क्या जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यामरण की परीक्षा पर जोर देता है? तो परीक्षा पर और स्मरण पर जोर नहीं देगा, तो बी तो बिल्कुल गलत है। सी, क्या शिक्षिका के प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है? ये भी गलत है। डी, निष्क्रिय उनको निष्क्रिय हुई, तो इसका राइट आंसर है ए, सीखने के अधिगमकर्ता को। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 18, लेवी-गोट्ज़ी के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्ता दी जाएगी? ए, सत्वर पाठ रटने को, ये तो हो ही नहीं सकता। बी, सहयोगात्मक सीखने को, ये हो सकता है थोड़ा। सी, इनाम व सजा के उपयोग को। डी, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। तो इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग है। बी इसका राइट आंसर है, सहयोगात्मक सीखने की। तो लेवी-गोट्ज़ी सिद्धांत किस पे? सहयोगात्मक सीखने पर। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 19, लेवी-गोट्ज़ी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान क्या है इसमें से? ए, अनुबंधन। बी, पुनर्वलन। सी, सांस्कृतिक परिवेश। डी, स्कीमा। तो लेवी-गोट्ज़ी ने सांस्कृतिक परिवेश को सबसे महत्व दिया है संज्ञानात्मक विकास के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि अनुबंधन तो जैसे कहते हैं कंडीशनिंग वो नहीं है, रीइंफोर्समेंट भी नहीं है, ना स्कीमा है, तो इसका राइट आंसर है सी, सांस्कृतिक परिवेश। लेवी-गोट्ज़ी के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक परिवेश अति महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या निम्न में से किसका कथन है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्य में से हटकर उन्हें समझाया नहीं जा सकता? ए, जेरोम ब्रूनर। बी, डेविड ओसबेल। सी, जेन पेजो। डी, लेवी-गोट्ज़ी। तो ये किसका है? लेवी-गोट्ज़ी का। उन्होंने कहा कि सामाजिक गतिविधियां समाज में ही रहकर विकसित की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर है लेवी-गोट्ज़ी, मींस राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 21, लेवी-गोट्ज़ी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है? ए, आनुवंशिक स्वभाव, ये भी नहीं है। बी, केवल अवलोकन अनुकरण केवल हो गया, इसमें तो भी गलत है। सी, सामाजिक संपर्कता। डी, अस्मिता निर्माण। तो इसमें क्या सामाजिक संपर्कता, लेवी-गोट्ज़ी ने सोशल कल्चर पे वो किया है और इसका राइट आंसर है सी, सामाजिक संपर्कता। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा व सोच का विकास क्या है? ए, एक दूसरे से स्वतंत्र होना। दूसरा, सामाजिक संस्कृत संदर्भ में स्वतंत्र होता है। सी, यह एक दूसरे के परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। डी, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है और पर्यावरण का कारक है। तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, भाषा व सोच एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे थे तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक ये दिखाती है कि ये समूह में सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो उन्हें इशारे या संकेत देकर उनकी सहायता करती है, तब उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है कि कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। ये अनुबंधन। बी, बाढ़। सी, निष्क्रिय अनुकरण। डी, रटना रटना होनी, अनुबंधन भी नहीं सकता। ये क्या? स्कैफोल्डिंग है। राइट आंसर इज स्कैफोल्डिंग। आंसर है बी, बाढ़ स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किसे सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? ए, स्किनर। बी, कोलबर्ग। डी, गिलफोर्ड। डी, लेवी-गोट्ज़ी। तो सामाजिक रचनावाद कौन है? लेवी-गोट्ज़ी। इसका राइट आंसर है डी। बाकी स्किनर, कोलबर्ग इसके नहीं है, तो सामाजिक रचनावादी है वाइगोट्ज़ी। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखता है? ए, वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा। डी, अपने वातावरण के सक्रिय संलग्नता द्वारा। बी, सी, व्यवहार में बाह्य अनुकूलन द्वारा। डी, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण। तो कंठस्थीकरण तो हटा देते हैं, व्यवहार में अनुकूलन भी नहीं है कि अपने वातावरण और सक्रिय द्वारा सीखता है। राइट आंसर होगा बी, क्योंकि पहला वाला निष्क्रिय है, यदि उसमें सक्रिय होता तो एक बार हो सकता था। तो राइट आंसर है बी, अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता द्वारा ये करता है। तो संज्ञानात्मक मत के अनुसार यही है सामाजिक संरचनावाद। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 26, समकालिक सिद्धांतों में के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? ए, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। बी, भययुक्त और धमकी भरा। डी, अगम्य और बहिष्कारी। डी, उपदेशात्मक और पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो इसका क्या है? प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल। इसमें बाकी फियरफुल, इनएसेसिबल, डिडैक्टिक एंड टेस्ट सेंट्रिक केवल नहीं हो सकता, इसमें प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ए। 27, लेवी-गोट्ज़ी के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को उपयुक्त प्रदान करनी चाहिए। डी, विद्यार्थी के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सी, विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप को अपनानी चाहिए। डी, विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बल। तो नकारात्मक हो गया, डी गलत हो गया, उसमें हस्तक्षेप और ये भी गलत है, तो इसका राइट है ए। राइट आंसर है ए, संकेत और इशारे द्वारा विद्यार्थी को इसका फोल्डिंग देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छा मतलब सीख सके। तो राइट आंसर है इसका ए।
क्वेश्चन नंबर 28 लेवाइगॉट्सी का सिद्धांत मुख्यतः के और किसके विकास में प्रभाव की व्याख्या करता है? ए जैविक परिपक्वता, संवेग, बी आरूपण प्रतिरूप और नैतिक, सी सांकेतिक उपकरण और संज्ञानात्मक, डी पुरस्कार और दंड और व्यवहार। ये तो है नहीं, ए भी नहीं है, बी भी नहीं, इसका राइट आंसर है सी कल्चरल टूल एंड कॉग्निटिव। तो राइट आंसर है इसका सी। तो इसका सी है सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट कल्चरल टूल इसका राइट आंसर है। तो लेवाइगॉट्सी ने सामाजिक सोशल सिद्धांत दिया है, तो हम इसको ध्यान देंगे और इसको अच्छे से देखेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। हैव ए नाइस डे।